लैंड बिल को लेकर जिस तरह का एक आप लोग कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है, बरगलाया गया है किसानों को कि आपके हित में नहीं है, तो कहीं आपको समझाने में दिक्कत हो रही है, कहीं परसेप्शन क्रिएट करवाया जा रहा है? किसानों को समझाने में दिक्कत नहीं है, हमें आपको समझाने में दिक्कत हो रही है। और मैं इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं, तो इसलिए मैं कहूं कि मैं अपने मीडिया के मित्रों से ये आग्रह करूंगा कि एक बार लैंड बिल पढ़ लीजिए। 2013 का कांग्रेस का लैंड बिल किसान विरोधी है, ग्रामीण क्षेत्र के विरोधी है। मैं इसलिए कहता हूं, ना तो उसमें सिंचाई की योजनाएं हो सकती है, ना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है, ना हाउसिंग फॉर पुअर हो सकता है, ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो सकती है। ये सारे एक्सेप्शंस करने के लिए हमने 2015 का अमेंडमेंट लाए हैं। और आपने कहा कि आपको मलाल है। देखिए, 8-9 साल से जीएसटी का चल रहा है। एक वर्ष में मैंने राज्यों का कंसेंसस बिल्डअप किया, कॉमन ड्राफ्ट बिल्डअप किया, उसको लोकसभा से पारित कराया, संविधान संशोधन है। अब मैं उसको राज्यसभा में ले गया हूं। कांग्रेस का आग्रह था कि उसको सिलेक्ट कमेटी में ले जाओ, सिलेक्ट कमेटी में वो गया, लेकिन कांग्रेस में भी यही कहा बार बार कि हम भी इसके समर्थन में हैं। कुछ 19-21 सुझाव उनके मन में हो सकते हैं। लैंड बिल के संबंध में भी हम पूरा प्रयास, हमने 47 बिल पास भी करवाए हैं। इसलिए अगर पहले साल में आप 50 बिल लेकर आए और 2 रह गए, बाकी पास करवा लिए, और लोकसभा 127% काम करे, जो 30 साल से इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर विषय उठाना, कई बार रोकना, ये विपक्ष का काम होता है। वी हैव लर्न टू लिव विद इट। लेकिन हम लोग काम आगे बढ़ाने में काफी हद तक, काफी मात्रा तक सफल भी हुए। लेकिन अरुण जी, आपको नहीं लगता कि आपके अपने एमपीज हों या मंत्री हों, प्रधानमंत्री ने खुद सबको कहा था कि परसेप्शन वॉर जो बन रही है कांग्रेस की तरफ से, जो लड़ी जा रही है लैंड बिल पर, उसके बारे में जनता को जाकर अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बताएं। कहीं ना कहीं आपके मंत्री भी ध्यान भटक गए, ढंग से जनता को नहीं बता पाए। हमारे मंत्री पूरे एक्टिव है। ये जो सत्ता में चल रहा है, एक एक एमपी, एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर घूम रहा है और ये विषयों को समझा रहा है। और हमारे लोग खुले रूप से इस पे चैलेंज करके डिबेट करते हैं। मैं मानता हूं कि हम उस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं जहां डेवलपमेंट, विकास, इस देश का आगे बढ़ना, आज लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट। हम उस ब्राइट स्पॉट से भी संतुष्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं तो कहता हूं कि 7.5% ग्रोथ रेट से संतुष्ट नहीं है, इसको डबल डिजिट के तरफ लेके जाना। और मैं सामने देख सकता हूं इस देश में जीएसटी आ जाए, इस देश में जो और रिफॉर्म्स पाइपलाइन में हम लोग कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हमारा सुधरे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुधरे। और मैंने कहा, भविष्य में जो साधन मेरे पास आएंगे आने वाले 3-4 वर्षों में, मैं उनको कृषि में, इरिगेशन में लगाना चाहूंगा ताकि कृषि की पैदावार बढ़े। सर्विसेज हमारे यहाँ काफी पर्याप्त बढ़ रही हैं। और ये सारे कदम अगर हम उठाते हैं तो इस देश की क्षमता 9%, 10% वहां तक पहुंचने की है। और इसलिए इस देश में तब तक बेचैनी रहनी चाहिए और सरकार पे भी और विपक्ष पे भी जनता का दबाव रहना चाहिए कि ये हमारा पोटेंशियल है। चाइना अगर इस स्थान पर पहुंचा है तो 33 वर्ष 9% प्लस की एवरेज से ग्रो किया है। और हमारे सामने उदाहरण है और हमारे पास पोटेंशियल है, और अपनी राजनीति की लिमिटेशंस की वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जी, अलग अलग तबकों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सैलरीड क्लास के हिसाब से भी, क्योंकि सबको अफेक्ट करता है वो। पहले साल में बहुत अच्छी खबर मिली कि इतने सालों का इंतजार था, लेकिन आखिरकार इनकम टैक्स में रियायत मिली। ये जो आने वाले आपके 4 साल हैं, कोई रोड मैप है आपके पास? कोई मैं श्वेता जी, मैं टैक्सेशन के संबंध में आपको कहूं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं देश का इतिहास में पोस्ट 47 हिस्ट्री में जीएसटी इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म। डायरेक्ट टैक्सेस में मेरी नीति 2 प्रकार की है। जहां तक कॉरपोरेट्स हैं, हम 30% टैक्स लेते हैं और सरचार्ज वगैरह सेस लगा के 34% तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरी सरकार की जेब में मिलता है 23%। इसको इस बात की एग्जेम्पशन दे दो, इसको इसकी छूट दे दो, इसको इसकी छूट दे दो। ग्लोबल लेवल पर 20-25% कॉर्पोरेट टैक्स है दुनिया में। अब निवेशकों को लगता है, केवल विदेशी को नहीं, भारतीय को भी,
कि इंडोनेशिया में लगाऊंगा तो 20% में काम चल जाएगा, सिंगापुर में 20-22% में काम चल जाएगा, मैं काहे को 34 दूं? फिर 34 से 23 करने के लिए सरकारों के पास जाओ, डिस्क्रिशन जो कोयले में हुआ, जो स्पेक्ट्रम में हुआ, कहो जी माफी दे दो, ये इस क्षेत्र को माफी दे दो, इसको डिस्क्रिशन दे दो। दिस इज रेंट सीकिंग इकोनॉमी की भाषा में। मैंने सबसे बड़ा रिफॉर्म किया कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स को 25% करूंगा, ग्लोबल लेवल पे करूंगा, और धीरे धीरे ये अधिकतर एग्जेम्पशन समाप्त करूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कोई लिटिगेशन नहीं होगी, जिसने आना है ग्लोबल लेवल पे इंडिया में टैक्सेस दे। तीसरा, जो सैलरीड क्लास है और मिडिल लेवल के और छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उसके लिए क्या करूं? 2 लाख की सीमा थी, हर बार सीमा को 10-20 हजार बढ़ाते थे। मैंने पहले साल में उसको 50 हजार बढ़ाया। मैंने दूसरा रिफॉर्म ये किया कि आप लोग अपने घर के लिए अगर लोन लेते हो और सब सैलरीड क्लास की इच्छा है सर पे छत मिले, तो उसको जो छूट मिलती थी इंटरेस्ट हर साल देने की, मैंने उसको भी 50 हजार आगे बढ़ा दिया। उसके बाद जो आप अपनी बचत के लिए सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हो, कि आप टैक्स कम दें और सेविंग ज्यादा करें, क्योंकि ये सेविंग जब बैंक में या इंश्योरेंस में या कहीं जाती है तो ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए बढ़ती है। मुझे सेविंग्स रेट बढ़ाना है। इस देश का सेविंग्स रेट 36% से लेकर 29 पे आ चुका था जब मैं पावर में आया। तो सेविंग्स बढ़ाने के लिए मैंने कहा 50 हजार रुपए साल की मैं और छूट दूंगा एक्स्ट्रा। तो 1.5 लाख की छूट मैंने सैलरीड क्लास को पहले साल में दी। इस साल आपको जो आप लोग सैलरीड लोगों जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मैंने उसको डबल कर दिया उसकी छूट को, कि भाई कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ी है, तो लेट अस डबल इट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरा, मैंने एक और छूट दी जो मेडिकल में आप लोग खर्च करते हो इंश्योरेंसेस में, कि हर व्यक्ति का मेडिकल इंश्योरेंस हो। मैं अनइंश्योर्ड सोसाइटी से इंडिया को इंश्योर्ड सोसाइटी बनाना चाहता हूं। इसलिए मैंने जो मेडिकल इंश्योरेंस की दृष्टि से हर व्यक्ति को 10-10 हजार की, सीनियर सिटीजन्स को और ज्यादा की, क्योंकि उन पर खर्च ज्यादा होता है, आप 25-25 हजार रुपए साल तक का मेडिकल इंश्योरेंस में दीजिए ताकि आपको उसकी छूट मिले। तीसरा मेरा उद्देश्य यह है कि एक अनपेंशन्ड सोसाइटी को, अब आप पत्रकार हैं, आपके पास कोई पेंशन नहीं है, लेट एज में जब आप काम नहीं करेंगे, मैं अनपेंशन्ड सोसाइटी को पेंशन्ड सोसाइटी बनाऊं। अब इस देश में केवल 20% लोगों के पास इंश्योरेंस है। अब जो हमने इंश्योरेंस स्कीम 9 मई को शुरू की है कि 12 रुपए दीजिए और 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 330 रुपए दीजिए और 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, जो एक गरीब आदमी भी, कर्मचारी भी कर सकता है। इस सब का असर होगा कि पहले 10 दिन में 7.5 करोड़ लोग इसमें आए हैं। तो जो 20 था वो 27-28 पे पहुंच गया, और मेरा टारगेट है मैं उसको 40-50% तक लेकर जाऊं। ये एक ज्यादा सोशल सिक्योरिटी है बनिस्बत की चुनाव के वर्ष में जो यूपीए कहती थी थोड़ा पैसा बांट दो वोट मिल जाएगा। इसको सरकार भी सब्सिडाइज करेगी। पेंशन, केवल 11% लोग हैं इस देश में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेंशन में हैं। 89% के पास कोई पेंशन नहीं है। अब मैंने 2 चीज की। पहला ये किया इस साल कि नेशनल पेंशन फंड में आप 50,000 रुपया नेशनल पेंशन स्कीम में जमा करवाइए, 50,000 रुपए तक की सालाना आपको और छूट दे दी। तो जो सैलरीड क्लास है मैं उसकी लिमिट भी बढ़ाऊंगा एग्जेम्पशन की, ताकि जो, क्योंकि इन्फ्लेशन से कीमतें बढ़ने से लोगों को वो भी देना है, और जो अच्छा कमाते हैं वो टैक्स कम दे ताकि वो खर्च भी ज्यादा करें और सेविंग्स भी ज्यादा करें। और सोशल सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंसेस, पेंशन्स, जैसे पूरी दुनिया में विदेशों में होता है, देश की अर्थव्यवस्था को मैं उस दिशा में ले जाऊं, तो मैंने वो दे दी। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अब दूसरा, गरीब व्यक्ति के लिए मैंने अटल पेंशन योजना शुरू की है। एक 10-20 हजार रुपए कमाने वाला भी महीने का, अगर वो 250 रुपए महीना बचा लेता है और पेंशन स्कीम में डाल देता है, जो हमने शुरू की है, तो 60 साल की आयु से उसको पेंशन मिलेगी। वो नॉन पेंशन जॉब में भी है, यानी आपके ऑफिस का कोई चपरासी भी है और वो इसमें ज्वाइन कर लेता है क्लास 4 एम्प्लॉय, तो उसको पेंशन मिलेगी, उसकी पत्नी को मिलेगी उसके बाद,
और दोनों के बाद उनके बच्चों को एक लंप सम अमाउंट मिलेगा। मतलब 250 रुपया अगर जमा कराते हैं अपने सर्विस करियर में महीने का, तो बच्चों को आज के पेंशन रेट्स पे 8.5 लाख मिलेगा। तो इनहेरिटेंस के लिए भी छोड़ेंगे और सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज में होगी। उसी तरीके से मैंने इस देश में गर्ल चाइल्ड के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। अब इस वक्त बैंकर्स मुझे शिकायत कर रहे हैं कि थोड़ा ब्याज कम कर दो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमने अट्रैक्टिव स्कीम दी कि बेटी पैदा होगी, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ किया, आप बेटे के नाम पे ये रियायत नहीं मिलेगी, बेटी के नाम पर अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो जितना करोगे इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। और उस पैसे पर इस वक्त 9.3% इंटरेस्ट है। किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 9.3% बैंक भी नहीं देता आपको, उससे भी ज्यादा। कि गर्ल चाइल्ड का इंटरेस्ट भी ज्यादा कर दिया, गर्ल चाइल्ड के लिए टैक्स इंसेंटिव भी दे दिया। अगर टैक्स इंसेंटिव भी जोड़ लो तो 9.3 से भी और ऐड हो जाएगा, इतना ब्याज नहीं मिलता। कि ताकि ये जो इनइक्वालिटी है कि गर्ल चाइल्ड के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती जब शी ग्रोज अप एंड गेट्स मैरिड, कि वो इस समाज के अंदर सामने है कि जो दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है उसके असर से भारत को बचाना और विकास दर को बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए अशोक, बहुत बड़ी चुनौती है उसके, इसलिए कि एक उसका नुकसान ये होता है कि जो आप इस देश में पैदावार करते हो और एक्सपोर्ट बाहर करते हो, उसकी खरीदारी बाहर कितनी होगी वो उस देश की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और उस देश की अगर डिमांड खत्म होगी तो हमारा एक्सपोर्ट नीचे आ जाएगा, जिसका असर पड़ता है। एक असर ये पड़ता है। दूसरा, अगर ग्लोबल कैपिटल कम होता है तो देश में जो बाहर से निवेश आता है उसका भी असर पड़ता है। लेकिन इसका इस वक्त एक लाभ भी है। भारत के साथ प्रतिस्पर्धा में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, यूरोप है हमसे आगे है, वहां मंदी है। एक दो देशों में ठीक है, बाकी देशों में मंदी है। ब्राजील चुनौतियों से भरा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, रशिया, जापान, ये सब ग्रोथ रेट्स डाउन है। इसलिए निवेशक को लगता है कि यहां तो 1% भी ग्रोथ नहीं हो रही, और ये कौन सा देश है जहां 7.5-8% हो रही है। तो जब वो अट्रैक्ट होकर हमें इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है, अब चाइना 9% 10% पे ग्रो करता था, अब चाइना के संबंध में कहा जाता है कि जो चाइना की सामान्य ग्रोथ रेट है आने वाले वर्षों में, अब वो 6.5-7% से ज्यादा नहीं होगी। तो चाइना का भी नॉर्मल कम हुआ है। इस परिस्थिति में भारत एक ब्राइट स्पॉट होते हुए अगर हम अपने निर्णय ले लें, लेकिन अगर हमारी व्यवस्था ये रही कि हमें 8 साल लग जाए और हम जीएसटी पे ही फैसला नहीं कर सकते, हमें 10 साल लग गए इंश्योरेंस पे फैसला करते हुए, और इस तरह की अगर हमने अपनी निर्णय प्रक्रिया बना ली, तो लोग कहेंगे ये एक आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है। तो मेरा कांग्रेस पार्टी के मित्रों से ये सुझाव है कि ये जो एंटी ग्रोथ पोजीशन आप लोग ले रहे हो, इससे हमारी पार्टी का नुकसान नहीं सरकार का कर रहे हैं, इससे आप देश का नुकसान कर रहे हो। ये भी अपना जवाब। अरुण जी, बहुत सारे आंकड़े कल गुलाम नबी आजाद भी, ये जो आपने अभी तमाम बातें बताई हैं उसको काउंटर करने के लिए दे रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह से महिला और बाल विकास का जो फंड है वो आपने खत्म कर दिया, काफी कम कर दिया इस बारी, पंचायती राज को कट कर दिया। मेनका गांधी ने आपको 2 बार चिट्ठी भी लिखी इस बात को लेकर। देखिए, मैं आपको कहूं कि शायद मेरे समझाने में कमजोरी है या उनके समझने में कमजोरी रही होगी। इस देश के साधन बड़े हैं। पिछले साल भी हमारे रिसोर्सेज 9.5-10% बढ़े हैं। 14th फाइनेंस कमीशन ने एक रीस्ट्रक्चरिंग कर दी। पहले केंद्र के पास 68%, 68% रहता था, राज्य के पास 32% जाता था डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का। उन्होंने कहा आप 58 रखो और उनको 42 दो। तो मेरे पास साधन 10% कम हो गए, राज्यों के पास 10% बढ़ गए। एक ये सुझाव था कि हमें इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, एक परंपरा रही है, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने यह कहा जो सेंटर की योजनाएं हैं, जो सेंटर चलाता है, वो राज्यों पे छोड़ दो। अब राज्य उनको फंड करे, बिकॉज आप उनको ज्यादा पैसा दे रहे हो, तो ट्रांसफर द स्कीम्स टू देम। हमने ये तय किया कि 30 स्कीम्स ऐसी हैं जिसको 100% हम फंड करेंगे, 23 ऐसी हैं जिसको 50% हम या कुछ मात्रा में हम देंगे, कुछ मात्रा में राज्य दें, और 8 स्कीम स्टेट्स को ट्रांसफर हुई।